हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में। सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन उसमें देखा था कि सेल क्या होता है, सेल का इम्पोर्टेंस क्या है, सेल क्यों ज़रूरी है और सेल की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, और अब हमें सेल क्यों पढ़ना चाहिए वो हमने देखा। ठीक है, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सेल के बारे में ब्रीफली। सेल का अच्छे से समझेंगे, सेल क्या है, सेल हमारी लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सेल इतना ज़रूरी क्यों पढ़ने के लिए, और सेल जो है सबसे पहला जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सेल क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम सेल पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल को डिस्कवर किसने किया है, सेल के अंदर कितने कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कितने ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली सेल, ठीक है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसमें लिखा है ना, सारी बुक्स में हम पढ़ेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, हर बुक में एनाटॉमी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिक मतलब क्या होता है, बहुत ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फंडामेंटल। तो जो सेल होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, सारी बॉडी, ठीक है, वो किससे बनी हुई, एक एक सेल से। जैसे एक कमरा है, ठीक है, जैसे एक कमरा है, घर है, ठीक है, उसकी एक एक दीवार के अंदर एक ईंट होती है, ठीक है। एक एक ईंट क्या है वहाँ उस कमरे का, फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो वो ईंट ही निकाल दो तो कमरे के अंदर क्या बचेगा, सीमेंट। सीमेंट का क्या चार डालोगे, ऐसा तो नहीं। तो कमरे के अंदर जैसे ईटा मतलब ईंट इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे शरीर के लिए सेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से। इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी से पहले इसको एक और चीज़ बोलते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसको एक और भी चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो है सेल, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सबसे छोटा पार्ट नहीं है सेल, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर सपोर्ट देना, ठीक है, हमारी बॉडी क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के एक एक अंग, जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्रेन हो गया, ठीक है, चाहे टंग हो गई, जैसे टंग बोल रही है, यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड से जिससे आवाज़ निकल रही है, ठीक है, हम लंग से ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, एक सेल कर रहा है। कौन कर रहा है, एक सिंगल सेल कर रहा है। और हमारी बॉडी के सारे काम, सोचना, समझना, खाना पीना, सुसु करना, सारी चीज़ कौन करता है, एक सिंगल सेल करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन। इसलिए इसको स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इनकी डिस्कवरी की थी 1665 में, कि एक सेल नाम की चीज़ होती है। उन्होंने अपने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि सेल होता है, ठीक है। एक प्लांट टिश्यू के कॉर्क पे देख रहे थे कि क्या है वो एक्चुअली, तो उन्होंने देखा कि कुछ एक छोटी सी चीज़ होती है, वो है सेल, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं देख पाए थे कि वो लिविंग सेल है, उन्होंने बोला था कि वो डेड सेल होते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रपोजल दिया था वो रॉबर्ट हुक ने कि सेल होता है। फिर उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनुकाय 1674 में उन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो लिविंग सेल होता है, वो चलता है, वो डिवाइड होता है, वो आगे बढ़ता है, वो काम करता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से अराइज हैं, खुद के ही सेल से अराइज हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हम बने, हम कैसे बने, हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हम आगे बाहर, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम क्या है, एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। जैसे एक स्पर्म, एक ओवा, जब क्या हुए थे, ट्रांसफ्यूज, मतलब एक फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना था, एक जाइगोट बना था, ठीक है। वो जाइगोट क्या था, एक सिंगल सेल था, ठीक है, एक सिंगल डिप्लॉइड सेल, ठीक है। वो सेल बाद में डिवाइड हुआ, धीरे धीरे डिवाइड हुआ है माइटोटिकली, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हुआ, फिर क्या बना, एक
क्या बना, एक बेबी बना, मदर के अंदर एक बेबी बना, ठीक है। वो बेबी बाद में डिलीवर हुआ, फिर डिलीवर होने के बाद हम बड़े हुए, आज हम यहाँ हैं और आपके सामने सेल बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि सेल एक सेल से बना, उसके बाद सेल डिवीजन के थ्रू पूरा बॉडी बने। तो हमारी बॉडी एक सेल से पूरा डिवाइड होने के बाद पूरी सेल्स बनी है। तो सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल डिवाइड होती हैं वो खुद की सेल से डिवाइड होने के बाद सेल डिवीजन। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा, ऐसा कुछ नहीं, एक ही सेल डिवाइड होके पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है, उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। और हमारे शरीर में जो होता है ना, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस। माइटोसिस जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं हमारे सारे शरीर के, उसमें माइटोसिस होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। और दूसरा होता है मेयोसिस, जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है डिवीज़न सेल का, उसको बोलते हैं मेयोसिस। ये याद रखना बहुत ज़रूरी, लोग कंफ्यूज होते हैं इस मामले में कि माइटोसिस और मेयोसिस तो हर जगह होता होगा, नहीं। माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है और जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसमें मेयोसिस होता है। फिर मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस दैट हेल्प ईच सिस्टम कंट्रीब्यूट टू हेमोस्टेसिस ऑफ द एंटायर बॉडी। ठीक है, ये लाइन समझने से पहले सबसे ज़रूरी है, ब्लैक पेन से जो लिखा है ये हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे खाना है, हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाने में हम मसाले डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं, तीखा डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डालती हैं। सोचा अगर नमक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। तीखा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही खाने में भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने में अगर तीखा ज़्यादा होगा तो भी आप खा नहीं पाएंगे, नमक ज़्यादा होगा तो भी नहीं खा पाएंगे। तो बैलेंस होना, वैसे ही हमारे शरीर में बैलेंस होना ज़रूरी है। कैसे, जैसे बचपन में हम लोग ने सी सौ झूला झूला होगा, सी सौ, ठीक है, उसमें क्या था कि अगर अलग अलग वेट है तो वो ऊपर या नीचे रहेगा, लेकिन अगर सेम वेट है तो वो बराबर रहेगा। तो हमारे शरीर में बराबर करने के लिए हमारी पूरी बॉडी काम करती है कि हर चीज़ बैलेंस रहे। हमारा बॉडी का टेम्परेचर ना हो तो ज़्यादा गर्म हो, ना तो ज़्यादा ठंडा हो। हमारा जो पीएच है बॉडी का, वो ना ज़्यादा एसिडिक हो ताकि हमारी स्किन जल जाए, ना तो ज़्यादा बेस हो ताकि स्किन बहुत ज़्यादा ही बन जाए, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, दोनों बैलेंस रहें, एक मात्रा में रहें, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए जितने भी सेल्स हैं शरीर के, वो काम करती हैं। हमारी तरीके नहीं है कि वो आलस करती हैं, अभी काम किया, अभी बैठ गए, आए आराम किया, ऐसा नहीं। हमारे सारी शरीर की सेल्स हमेशा काम करती रहती हैं। और सारी सेल्स जितने भी लिखा ना, मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस दैट हेल्प ईच सिस्टम, ठीक है। हर सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हैं, टिश्यू से बने हुए हैं। टिश्यू किससे बने हुए हैं, सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो हर ऑर्गन के सारे जितने भी सेल्स हैं वो अपने अपने काम करते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन सेल्स है, वो काम क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का। लंग सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का। हार्ट के सेल्स क्या करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का। डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल क्या करते हैं, खाने को पचाने का। यूरिनरी सिस्टम क्या करते हैं, सुसु को बनाने का। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे सिस्टम अपने अपने सेल्स जो अपने अपने काम करते हैं, ताकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मल और बैलेंस रूप में काम कर पाए। अब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब क्या है, हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेल्स हैं। जैसे न्यूरॉन हो गए, ठीक है, स्पर्म सेल्स हो गए, ठीक है, डाइजेस्टिव सेल्स हो गए। तो वो सारे क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग काम करते हैं अपने अपने ऑर्गन के हिसाब से। जैसे लिवर सेल्स, हिपैटोसाइट सेल्स, वो अपना काम करते हैं, ठीक है, खाने को बचाने का काम करते हैं, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे रीनल सेल्स होते हैं, ठीक है, या नेफ्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, नेफ्रॉन सेल्स वो क्या करते हैं, क्या एक छन्नी होती है वहाँ पर, वो क्या करती है, यूरिन बनाती है। कैसे बनाती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। तो अलग अलग सेल्स हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। दूसरा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब जब हम, ठीक है, एक सेल की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो इस वीडियो हमने क्या समझा कि जो सेल होता है, सेल को किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेन्युक ने बताया कि लिविंग सेल होता है। और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है,
सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और सेल जो होते हैं अलग अलग शरीर में अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। और हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जैसे कमरा है, मतलब जैसे हम ईंट है ना, ईंट छोटे छोटे ईंट हैं, छोटे छोटे ईंट से क्या बनता है, कमरा बनता है। ठीक है, फिर उस मतलब छोटे छोटे ईंट से एक दीवार बनती है, फिर दीवार मिला के क्या बनता है, एक कमरा बनता है, थोड़े थोड़े कमरे मिला के घर बनता है। तो वैसे ही हमारे शरीर का एग्जाम्पल है, एक सेल मिला के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को मिला के क्या बनता है, सिस्टम बनता है, और सिस्टम को मिला के जो हमारे 11-12 सिस्टम उसको मिला के क्या बनती, पूरी बॉडी। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि सेल क्या होता है। अब सेल के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सेल के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब हम उसके बारे में समझेंगे। तो अभी हमने समझा कि सेल क्या होता है, ठीक है, सेल पूरा समझ गए हम। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, दूसरी पार्ट कि सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में अभी जनरल व्यू समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं स्पेसिफिकली एक एक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल, सेंट्रो, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सेल्स के अंदर, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू हम लोग लर्न करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो हम समझते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आती हैं, प्रोटोप्लाज्म में आती हैं। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें, ठीक है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरी क्या चीज़ है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी फ्लूइड और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड ऑर्गेनल्स आते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म, ठीक है, मतलब इसके और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो होता है बेसिकली ज़्यादातर वो होता है वाटर और फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसके अंदर उसके ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड होते हैं, उसके ऑर्गेनल्स उसके अंदर होता है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में दो चीज़ होती हैं, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं साइटोसोल और दूसरी है ऑर्गेनल्स। साइटोसोल्स मतलब होता है जो भी ये फ्लूइड वाला पोर्शन है, जो, ठीक है, ये वाइट वाइट इसके अंदर जो दिख रहा है, जो फ्लूइड वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, अब इसके अंदर ये छोटे छोटे पिद्दू से जो दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इन सबको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, अब है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर एक होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर ये छोटा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक तरीके का अंदर सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पोर्शन है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अंदर दो कैरेक्टराइजेशन उसको डिवाइड करेंगे। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी फ्लूइड ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड और ऑर्गेनल्स है वो आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में लर्न करेंगे। अब हमने प्रोटोप्लाज्म समझ लिया, ठीक है, दूसरी चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ये जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको एक नाम से बुलाते हैं, जैसे घर में एक नाम होता है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर एक घर का नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, इसको मतलब जैसे पावर मतलब बिजली, हाउस ऑफ सेल मतलब सेल के घर का जो बिजली जो देने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जैसे सबने सुना होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेने के बाद वो जाता है सीधा कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के थ्रू कहाँ जाता है, सेल्स में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास,
और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक चेन रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, एक, ठीक है, कास्केड मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन आती है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, उसके बाद इसका बाय प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बाद जो बनता है वो बनता है एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है क्रेब्स साइकिल में आती है, क्रेब्स साइकिल के बाद जो बनता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में क्या है, कुछ बनने के लिए आया है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, उससे बनता है एटीपी, और एटीपी हमें क्या देता है, अल्टीमेटली देता है हमें ग्लूकोज। क्या देता है? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या देता है हमें? एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी, और एनर्जी से ही हम लोग काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है, जैसे ज़बान है, ये वो जो हो रही है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी हो रही है, हम हाथ हिला पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ठीक है, बात कर पा रहे हैं, तो ये किसके पॉसिबल हो पा रहा है? एनर्जी से। तो एनर्जी कौन दे रहा है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पूरी सेल की जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है वो दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब दूसरा है गोल्गी अपरेटस, ठीक है, गोल्गी अपरेटस होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। अब जैसे हमारे शरीर में कुछ बन गया, एनर्जी बन गई, ठीक है, हमने खाना बना दिया, ठीक है, और जहाँ पहुँचाना है वो बहुत दूर है, ठीक है, खाना घर में बन गया लेकिन जो पहुँचाना है वो बहुत दूर हो, तो उसको लेके कोई ना कोई जाएगा। ऐसे तो नहीं हमने ऐसे किया, डोरेमोन का दरवाज़ा खुला और चला गया, ऐसे कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कार्टून्स में होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या होता है कि लेके जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ के टिश्यू है और यहाँ लेके जाना है, ठीक है, कुछ प्रोटीन पहुँचाना है, हार्मोन पहुँचाना है, सेल के अंदर से पहुँचाना है, ठीक है, तो पहुँचाने वाला काम जो है वो करता है गोल्गी अपरेटस, ठीक है, ये लिखा हुआ है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है सेल में इसको बोलते हैं गोल्गी अपरेटस, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी सुना होगा, ठीक है। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, सेल के अंदर की कोई भी चीज़ जो बनती है उसको लेके जाना, या तो बना के सेल के अंदर जहाँ ज़रूरत है उसको देना, या सेल के बाहर कहीं ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, हार्मोन की ज़रूरत है, एंजाइम की ज़रूरत है, तो उसको पहुँचाना। तो गोल्गी अपरेटस ये काम करता है परिवहन का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कौन काम करता है? गोल्गी अपरेटस। अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। वैक्यूल्स एक छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। वैक्यूल्स एक छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, जैसे घर में घड़ा होता है, पानी भरते हैं हम लोग, पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, तभी तो पी पाते हैं, ऐसा तो नहीं नलका चलाते और पीते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना, तो हम लोग उसको स्टोर करते हैं। तो हमारे शरीर में सोचो, जो शरीर का वेटेज जो है पानी सबसे ज़्यादा, और पानी शरीर में 65% है, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे, शरीर में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हड्डियाँ भी हैं, मांस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो पानी पेट में रहता है क्या? पानी क्योंकि पेट में ही पीते हैं, तो लगता होगा पेट, इतना सारा पानी पेट में कैसे आ जाएगा? 75 किलो, 100 किलो के इंसान में 75 किलो पानी पेट में होगा? नहीं, वो पानी सेल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और सेल के अंदर, स्पेसिफिकली सेल के अंदर होता है वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स का काम है पानी को स्टोर करने का, ठीक है। और ये हमारे जो एनिमल सेल्स हैं, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स, उसके अंदर ये छोटा होता है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उसके अंदर ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा देर तक पानी को एब्जॉर्ब कर पाएँ, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स का काम है शरीर में वाटर को स्टोर करने का। अब सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है, वैक्यूल्स पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्गी अपरेटस पढ़ लिया, वैक्यूल्स पढ़ लिया। अब सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, ठीक है।
हमारे सेल्स में जो ये सारे शेप होते हैं इनको बोलते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम मतलब सेंटर, सेंटर, ये सेल के सेंटर में पहुंच जाते हैं और ये सेल, इनका काम क्या होता है, सेल को विभाजन करने का। विभाजन मतलब सेल को डिवाइड करने का। इनका काम होता है सेल के डिवीज़न में। शरीर में मतलब सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स हैं सबका अपना अपना काम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारे सेल को एनर्जी देने का। ठीक है, गोल्गी अपरेटस का काम है जो एनर्जी बनी है, जो प्रोटीन बनी है उसको लेके जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का। फिर उसके बाद वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम है पानी को स्टोर करने का। अब सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम का क्या काम है, शरीर में जब सेल डिवीज़न हो, ठीक है, तो सेल डिवीज़न होते हैं तो सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं उसके सिस्टर क्रोमैटिन को, फिर उसको डिवाइड करने में, सेल डिवीज़न करने में ये हेल्प करते हैं। बेसिकली सेल डिवीज़न में ये काम करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं पता है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिवर में। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिवर में सेंट्रोजोम। तभी सुना होगा कि अगर लिवर का एक हिस्सा कट जाए तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है, वो दोबारा ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, लीवर सेल्स बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स हैं, वो दोबारा बन सकते हैं। और सबसे कम कहाँ होते हैं, कोई ब्रेन का ऐसा मतलब शरीर का ऐसा पार्ट है जो ग्रोथ नहीं हो पाती, वो है ब्रेन। हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है जैसे ब्रेन, बोलते नहीं ब्रेन की अगर टिश्यू डैमेज हो गई तो दोबारा नहीं बनेंगी, तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर सेंट्रोजोम बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता है, और अगर वहाँ की सेल मर गई तो दोबारा बननी पॉसिबल नहीं है। और लेकिन लिवर में, लिवर तो चंगा है, वो मरेगा तो दोबारा बन भी जाएगा, लेकिन ब्रेन नहीं मरेगा। तभी कहते हैं कि ब्रेन में मतलब देखो सेल डिवीज़न जहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है कैंसर्स होने की भी। ठीक है, कैंसर होने की भी। तो लिवर में कैंसर बहुत जल्दी पाया जाता है कि लिवर कैंसर हो गया, सुना होगा लिवर सिरोसिस हो गया, फिर लिवर कैंसर हो गया, ज़्यादा सुनते हैं हम लोग लिवर कैंसर हो गया। लेकिन सोचो लिवर में सेंट्रोजोम है, लिवर में सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है। और कैंसर मतलब पता है क्या होता है, कैंसर मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक दिन में एक सेल को बोला गया एक सेल 2 सेल में बनेगा एक दिन में, लेकिन वो सेल इतना परेशान या पागल हो गया है, वो एक दिन में 5 बन रहा है, 5 बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब अनकंट्रोल डिवीज़न ऑफ सेल होता है, सेल का अनकंट्रोल, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल डिवीज़न होता है सेल का, बहुत बार वो डिवाइड हो जाता है, उसी को बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो सेल डिवीज़न जहाँ सेंट्रोजोम ज़्यादा होगा वहाँ सेल डिवीज़न ज़्यादा होगा, वहाँ चांसेस है कैंसर होने के लिए। लिवर में ज़्यादा, लेकिन ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन में तो सेंट्रोजोम होता ही नहीं है, नहीं होता है, तो वहाँ कैंसर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो देखो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं एक तो, ठीक है, वहाँ न्यूरॉन में तो ये सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ग्लियाल सेल होते हैं। ठीक है, और जो ग्लियाल सेल होते हैं बेसिकली उनमें सेंट्रोजोम पाया जाता है। अब वहाँ पर जब कैंसर हो जाता है वो पूरे ब्रेन में फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए तब ब्रेन ट्यूमर होता है। तो सेंट्रोजोम का क्या काम है, सेल डिवीज़न है, सेल डिवाइड होने का हेल्प कौन करता है, सेंट्रोजोम। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सेल के न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ठीक है, और इसको ER को पढ़ने से पहले एक फिगर देख लो। ER को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक स्मूथ वाले पार्ट में, एक रफ। ठीक है, तो ER जो होता है, ER को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसमें 2 हैं। ठीक है पूरा ER ही वो, लेकिन जहां पर ये डॉटेड्स पाए जाएंगे जिसको बोलते हैं राइबोसोम। जब राइबोसोम ER के साथ अटैच होगा तो उसका जो अपीयरेंस होता है ना वो खुरदुरा होता है। ठीक है, दिख रहा है, खुरदुरा होता है, रफ होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये राइबोसोम अटैच नहीं होंगे तो वो सरफेस एकदम स्मूथ और चिकना होगा।
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली क्या काम होता है, देखो ये तो न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम बनाता है, अपने पोर से ऐसे बनाता है, बाहर राइबोसोम निकल के आते हैं। और न्यूक्लियस के पास सबसे पहले क्या होता है, ज़्यादातर जो पूरे सेल में होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियस के पास पूरा ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है, और वहाँ राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं। जहाँ अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ अटैच नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बेसिकली क्या बनाते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को बनाने का काम करता है। बेसिकली इसमें एक है कि ईआर नहीं बनाता है प्रोटीन को, इसके पास होता है राइबोसोम, और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो ईआर से बना रहा है, तो इसलिए बोलते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन को। और जो स्मूथ वाला जो पार्ट होता है वो स्मूथ और चिकना होता है ना, एकदम चिकना, ऑयली, इसलिए ये जो बनाता है वो बनाता है लिपिड्स को। लिपिड्स को सिंथेसाइज करने में, ये लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स जो बनती हैं, हार्मोन्स जो बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अब हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब है राइबोसोम, ठीक है। जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये होते हैं राइबोसोम, ठीक है। जो राइबोसोम होता है ना वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। और जो राइबोसोम ये दिख रहे हैं डॉट डॉट, इनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम। और राइबोसोम का हमारे सेल्स में काम होता है प्रोटीन को बनाने का बेसिकली, ठीक है। और राइबोसोम को प्रोटीन अगर बना, जो राइबोसोम से प्रोटीन बना रहा है, इसलिए पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं बच्चों। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब हमने राइबोसोम समझ लिया, ठीक है। अब है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ होता है शरीर में, सेल में, ये है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल के एकदम बीच में होता है। जैसे हमारे पूरे शरीर में ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है हमारे शरीर को, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। वैसे ही सेल के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है सेल्स के अंदर वो बताता है सेल्स को कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, कितना करना है, और कब तुम्हें डिवाइड होना है, कब तुम्हें मरना है। ये कौन बताता है, न्यूक्लियस बताता है। कंट्रोल एंड डायरेक्ट सेल एक्टिविटी, सेल के जितने भी काम हैं उनको कंट्रोल करना और सेल को डायरेक्शन देना कौन करता है, न्यूक्लियस का काम है। अब इसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं, ये वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लाइसोसोम। अब बच्चों ये बताओ लाइसोसोम क्या होता है, पता है किसी को? लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम को एक और नाम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। जैसे शरीर में कोई चीज़ अच्छी बनती है, ठीक है, तो हमारे शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है। जैसे CO2 बनता है वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। शरीर में सेल डाइड होता है तो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। हम लोग पानी पीते हैं, सुसु बनता है तो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो वैसे ही सेल्स में क्या होता है कि सेल्स डाई होती हैं, ठीक है। और जब जैसे एक सेल है, ठीक है, एक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एकदम वो हो गया, कमज़ोर हो गया, मरने की कगार में, ठीक है। अब वो मर गया, मरेगा तो सड़ेगा। जैसे खाना घर में रखा हुआ है, ख़राब हो गया तो क्या होता है, सड़ता है, सड़ता रहेगा, बैक्टीरिया बनेगा,
फिर धीरे धीरे बीमारियाँ बनेंगी। तो वैसे ही सेल के अंदर सोचो अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनेल मर गया तो सड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए एक चीज़ होता है जो उसको बोलते हैं लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम्स के पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जहर से कम काम नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ये इनके पास इतनी ताकत है कि सेल्स के हर एक पार्ट को गला सकें, ठीक है, एकदम गला देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया मरने वाला है तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ऐसे ऐसे क्या करेगा, उसका जो भी जहर है वो छिड़क देगा या इंजेक्शन लगा देगा, ठीक है, या तो खुद जाएगा और खुद उसको उसके अंदर के जो भी जहर है छोड़ देगा, ठीक है। वो जहर क्या करेगा, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को एकदम गला देगा, उसको एकदम डाइजेस्ट कर लेगा। देखो लाइसोसोम का काम है सेल्स को डाइजेस्ट कर लेना, सेल के पार्ट ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करना जब वो ख़राब हो गए, या सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है उसको डाइजेस्ट करने का, इंगल्फ करने का काम। और अगर हमारा सेल मरना चाहता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म मरना चाहते हैं, सब मर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना, पूरा डिस्ट्रॉय करना, पूरे सेल को एक लाइसिस करना, जिसको सेल लाइसिस बोलते हैं। अगर सेल को मारना है या सुसाइड करना है, देखो तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा तो उसके अंदर के जितने भी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो सब पूरे सेल्स में फैल जाएंगे। तो टिश्यू का एक सेल जब मरने वाला होगा तो लाइसोसोम फटेगा, वो एक सेल मर जाएगा और वहीं पिघल जाएगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो वो उसको फिर हमें शरीर से बाहर निकालने की या सड़ने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप मर जाएगा और गल जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसके पास क्षमता है कि सेल के पार्ट्स को डाइजेस्ट कर सके। तो हमने इस वीडियो में क्या समझा कि सेल के स्ट्रक्चर्स में प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करने का, वैक्यूल्स जिसका काम है पानी को स्टोर करने का, सेंट्रोसोम जिसका काम है सेल को विभाजन करने का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, लिपिड को सिंथेसाइज करने का, राइबोसोम जिसका काम है स्पेसिफिकली प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, न्यूक्लियस का काम है सेल्स को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का, और लाइसोसोम का क्या काम है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसका काम है सेल को डाइजेस्ट करने का काम, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, सेल समझ में आया हो, ठीक है, इस सेल का ये टॉपिक समझ में आया हो, सेल के स्ट्रक्चर समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।